हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3। ये हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का मैटर इन अवर सराउंडिंग का। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी कि मैटर होता क्या है, मैटर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और मैटर किससे बना होता है हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। फिर हमने ये बात करी थी कि पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स को ही हमने डिटेल में स्टडी करा था कि पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कम किसमें ज्यादा होती है। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी किसमें कम या ज्यादा होता है। फिर हमने उसी के अंदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर आगे जाकर के हमने पढ़ा था मैटर्स के टाइप या स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमने पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था वन बाय वन। और फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर आप इसको घर से रिवाइज करके आते हैं लेक्चर नंबर 3 में मैं इसी को शॉर्ट में एक टेबल के अंदर बना के दे दूंगा, जैसा कि मैं लेके आया हूँ। दिखा देता हूँ एक बार, मैं लेके आया हूँ, ये रहा। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 और 2 को रिवीजन करेंगे और उसके आगे फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे और देन अपना लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन लेक्चर में स्टार्टिंग में करवाता हूँ पिछले लेक्चर से रिलेटेड वो होते हैं। अगर पीछे का लेक्चर आप देख करके आए होंगे तो ये लेक्चर में आप वो क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे और आपको वहीं से स्किप करके फिर आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहले लेक्चर देख करके आओ, लेक्चर नंबर 1 2, जिससे तुम ये वाले लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग में वो तुम कर सको, है ना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी का पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था तो पहले दोबारा मैं बता दे रहा हूँ कि हमने पढ़ा क्या था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, कि मैटर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, जो स्पेस घेरता हो और क्या हो, उसका खुद का मास हो। ठीक है, जिसका खुद का मास हो और स्पेस घेरता हो, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ठीक है, उसको क्या कहते थे हम, मैटर कहते थे। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर जो है किससे मिलकर के बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, है ना, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो उनके बीच में क्या क्या होता है, स्पेस होता है। लिख लेते हैं पहले, हैज स्पेस, हैव लिख लो, हैव स्पेस बिटवीन देम। या भी रिवीजन कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि प्रीवियस क्लास का है, इस क्लास का नहीं है। कभी सोचो कि इतनी जल्दी जल्दी भैया पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 का है जो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर मैंने बताया था कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, बहुत तेजी तेजी से मूव कर रहे होते हैं और इनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हैव कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मूविंग एंड हैड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। ये भी पढ़ा था कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। फिर मैंने इसी के अंदर एक शुगर और वाटर का एग्जाम्पल बताया था कि शुगर जो है वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, या मैं बोलूँ NaCl जब डालते हैं तो वो वाटर के संग डिसॉल्व होकर जाती है। क्योंकि जो NaCl के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, हमको क्यों नहीं दिखते हैं, या मैं बोलूँ शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं क्यों नहीं दिखते जब मैं वाटर के अंदर मिक्स करता हूँ, वो क्यों था, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर के क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें शुगर के पार्टिकल्स क्या है, दिखते नहीं है। ये मैंने बताया था, है ना। आगे फिर हमने क्या करा था, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था जो भी पढ़ा था ये। ठीक है, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था
प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है ना, और मूवमेंट किस में कम किस में ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी, स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताई दिए, ये सब किस में ज़्यादा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं या मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल डिटेल्ड, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। जिसके अंदर हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ये सॉलिड है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। और फिर सबसे कम किस, सबसे ज़्यादा, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, साथ रहने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा पास पास पार्टिकल्स किसके रहते हैं, सॉलिड के रहते हैं, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, सॉलिड में ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्पेस, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। स्पेस जिसमें ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा, ठीक है। जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा मतलब दोनों पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तेज कर पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी बताई थी मैंने, ठीक है। स्पेस, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, तो सॉलिड में ये सबसे कम होती है। इंटरमीडिएट होती है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में क्या होती है, इंटरमीडिएट, मतलब ना ज़्यादा ना कम। और सबसे ज़्यादा किसमें होती है स्पेस और काइनेटिक एनर्जी, गैस में, सॉरी गैस में होती है। तो सबसे कम ये मिनिमम है, मिनिमम, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और इसमें मैक्सिमम। इसमें क्या था, ये मैक्सिमम था और ये मिनिमम था और ये इंटरमीडिएट था, यही था। फिर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस पढ़ने के बाद मूवमेंट भी पढ़ा था, ठीक है। मूवमेंट भी सेम इसमें था, जो इसमें था स्पेस और काइनेटिक एनर्जी में, वही मूवमेंट सेम, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में चला वही इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में चलेगा। सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, और सबसे ज़्यादा किस में होती है मूवमेंट, गैस में। ये अपना मूवमेंट वाला था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया, स्पेस पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया और मूवमेंट भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं तीन टाइप के, हमने पता करा है कि यहाँ से तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा था, स्टेट्स ऑफ मैटर कहा था, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर कहा था। स्टेट्स ऑफ मैटर या टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक। टाइप्स ऑफ मैटर भी हमने इसे ही कहा था। फिर हमने बताया था कि हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं इन बॉडी। जैसे कि सॉलिड क्या हो गई हमारी, टीथ और बोन्स, ये हमारी क्या हो गई, सॉलिड हो गई। ऐसे लिक्विड में क्या, लिक्विड स्टेट में क्या मिलता है हमारी बॉडी में, लिक्विड स्टेट में ब्लड मिलता है, तो ब्लड हो गया। फिर गैस फॉर्म में क्या मिलता है, हाइड्रो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन वी, विच वी ब्रीथ, ठीक है, ये हमारी बॉडी में मिलता है। ये हमने क्या कर लिया, पिछली क्लास का रिवाइज कर लिया। फिर हमने बॉडी में सॉलिड लिक्विड गैस की कंपोजिशन देखने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो स्टेट्स, टाइप्स ऑफ मैटर हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि सॉलिड की कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की कैसी होती है, और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर में, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो मैंने बताया था कि मैं इसको अगली क्लास में टेबल फॉर्मेट में बना के ले आऊँगा। तो मैं उसी को अब क्या लेके आया हूँ, टेबल फॉर्मेट में ले आया हूँ। मैं यहाँ से अपनी पिक्चर हटा लेता हूँ जिससे कि तुम्हें ये पूरा टेबल दिख सके, सो डैट, है ना। वेट अ सेकेंड, आई होप तुम्हें अब दिख रहा होगा पूरा पिक्चर, है ना, दिख गया। हाँ, आ जाओ। अब देखो मैंने ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक टेबल बना रखा है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, पेन चेंज कर ले मैं। हाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके अंदर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज यहाँ, और गैस की प्रॉपर्टीज यहाँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए टाइप्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ये लिख सकते हो ऐसे। अगर राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड बोले तो ये वाली प्रॉपर्टीज लिखना, और राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बोले तो ये वाली प्रॉपर्टीज लिखना।
देखो सॉलिड के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है, तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखो, फिक्स शेप होती है और साइज होता है, फिक्स शेप साइज होती है, नो फिक्स। और लिक्विड में क्या है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं जिससे कि हम इसको समझा सकें। ठीक है, सॉलिड के अंदर मैंने क्या बताया था कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और ना साइज होता, सॉरी, फिक्स शेप और साइज होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। जितना शेप है उतना ही शेप रहेगा और साइज भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने सॉलिड के अंदर बताया था। लिक्विड के अंदर क्या बताया था, फिक्स शेप नहीं रहती लिक्विड की, क्योंकि हम जिस कंटेनर में उसको डालते हैं लिक्विड को, उसी कंटेनर की वो शेप ले लेता है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसका वो सेम रहता है। मतलब 20 ml मैंने वाटर डाला तो अगले कंटेनर में वो 20 ml ही रहेगा, ये नहीं कि चेंज होकर के कुछ और हो जाएगा। तो नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट, गैस में क्या है, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, उसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज ही नहीं है किसकी, गैस की, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्रीज, क्योंकि हम उसको कंटेनर में नहीं डाल रखा तो कोई इसकी बाउंड्रीज नहीं होती फिक्स। और अगर मैंने किसी कंटेनर में उसको डाल भी रखा है किसी को, गैस को, तो वो क्या करता है, गैस जो अगर कंटेनर में है तो वो जो उसकी बाउंड्रीज होती है उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, फोर्स लगाता है, फोर्स मतलब उसको प्रेशर देता है, उसको धक्का देता है उसकी बाउंड्रीज को। ठीक है, कौन, गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आ जाओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब साथ रहने की क्षमता। तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, एकदम साथ रहते हैं ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, सॉलिड में ज्यादा है, तो वेरी हाई, इंटरमीडिएट इन लिक्विड और वेरी लो इन गैस। फिर फ्लूइडिटी, किस में फ्लूइडिटी होती है, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। बहने की क्षमता किस में होती है, सॉलिड में नहीं होती, तो फ्लूइडिटी इसमें नहीं है। और ना कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को हम ना कंप्रेस करते। एक्सेप्शंस मैंने इसमें बताए थे सॉलिड के अंदर कि जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि स्पंज, स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि जो है उसके अंदर क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं, जिस वजह से हम उसको क्या कर पाते हैं, कंप्रेस करवाते हैं, लेकिन है क्या, वो सॉलिड है। ऐसे ही रबर बैंड, वो भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, जिसको हम कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था शुगर भी, शुगर क्रिस्टल्स और सॉल्ट क्रिस्टल्स भी क्या है, सॉलिड हैं, ये भी मैंने बताया था। है फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड, लिक्विड में क्या है, फ्लूइडिटी होती है याद रखना, और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है लेकिन कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन वहीं पे फ्लूइडिटी देखी जाए गैस की, तो फ्लूइडिटी भी होती है और कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। यहाँ पे हम कंप्रेस ज़्यादा कर सकते हैं गैसेस को एज कम्पेयर टू दी लिक्विड्स। लिक्विड्स को हम कम कंप्रेस कर पाते हैं या दबा पाते हैं, उसकी जगह अगर गैस को देखा जाए तो हम गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं और गैस की फ्लूइडिटी भी होती है। तो देखा जाए तो फ्लूइडिटी किस किस की होती है, लिक्विड की होती है और गैस की होती है। काइनेटिक एनर्जी वेरी लो होती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, मतलब काइनेटिक एनर्जी हिलने डुलने की क्षमता, मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कम है, सॉलिड में। इंटरमीडिएट है किस में, लिक्विड में, और हाई किस में है, इन और गैस के अंदर। मूवमेंट किसके अंदर है, मूवमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होती, तो वेरी लो, फिर इंटरमीडिएट और फिर यहाँ पे हाई। फिर यहाँ पे आ जाओ स्पेस, स्पेस सबसे कम होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। इंटरमीडिएट होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, तो स्पेस हाई इन गैस। ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रखी है, इसको तुम एक पेज पे लिख सकते हो, तुमको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ भी प्रॉपर्टीज लिखने पर तो इनमें से एक प्रॉपर्टीज उठा उठा करके लिख सकते हो। बहुत ईजी सी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो तुमको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, जो हम प्रीवियस क्लास हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसी के बेस्ड पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ, अब अपनी फोटो लगा लेते हैं जो हमको दिख रही नहीं है। आई होप अब तुम्हें मैं दिख रहा हूँ, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसके ऊपर। पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोला कंपेयर करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कि आयरन में और रबर बैंड में और चौक में, आयरन, रबर बैंड और चौक में किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम होगी। तो आयरन ये भी सॉलिड है, रबर बैंड ये भी सॉलिड है, बताया था एक्सेप्शन में, और चौक ये भी क्या है, सॉलिड है। तो सबसे ज़्यादा किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आयरन में। आयरन मतलब आयरन जैसे कि जो तुम प्रेस करते हो वो वाली आयरन होती है एक तो, और एक आयरन दूसरी होती है। तो आयरन बोल रहा है, आयरन में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद किस में होगा, चौक में होगा। चौक भी कंप्रेसिबल नहीं है और रिजिड है। ठीक है, फिर सबसे कम किस में होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रबर बैंड में होगा, क्योंकि रबर बैंड कंप्रेस हो जाती है ना, इसी वजह से। तो रबर बैंड में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो रबर बैंड। ये किसके लिए मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा, किस में कम और किस में इंटरमीडिएट होगा। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम, इसमें इंटरमीडिएट, मीडिएट, और इसमें क्या होगा, मिनिमम। इसी को आंसर में लिख देते हैं, द आयरन हैज़ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमीडिएट इन चॉक और मिनिमम इन, क्या है, मिनिमम इन रबर बैंड। ठीक है, इसको आंसर में लिख देना। ऐसे ये भी लिखे आओगे तो ये भी आंसर ही है वैसे तो। ठीक है, अगर वैसे तुमको वैसे लिखना हो जो इक्वेशन बना के, या वैसे तुम लाइन वाइज जो लिखते हो इंग्लिश की, इंग्लिश सेंटेंस बना के वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि आयरन में मैक्सिमम में होगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए विल बी हायर इन आयरन, या मैक्सिमम इन आयरन एंड इंटरमीडिएट इन चॉक एंड मिनिमम इन रबर बैंड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। बोला अरेंज शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। शुगर दे दिया, शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर दे दिया, वाटर क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्या करना है, अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब एंड में सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, तो शुगर यहाँ आ जाएगी, शुगर यहाँ आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट किस में होगा, लिक्विड में होगा, मतलब वाटर में होगा, तो वाटर यहाँ आ जाएगा। और सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा, तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर थोड़ा सा ज़्यादा किस में, वाटर में, फिर सबसे ज़्यादा किस में, शुगर में। तो ये अपना क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आंसर लिख लेंगे। 1 सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा क्या है अपना, गैस। फिर बोला गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच स्टेट, 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एंड स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। बोला तीन तीन प्रॉपर्टीज बतानी है तीनों की, तीन तीन प्रॉपर्टीज, एक दो तीन, तीन प्रॉपर्टीज बनानी है और एक एग्जांपल बताना है, एक एग्जांपल बताना है। ठीक है, ये अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इन्हें पूछा स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले सॉलिड के बारे में लिखना, सॉलिड लिख दिया, फिर सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टीज लिख दो उसकी, क्या, नो फ्लूइडिटी, ये लिख दो, नो फ्लूइडिटी। और क्या लिख सकते हो, नो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या लिख सकते हो, लो काइनेटिक एनर्जी। ये लिख दिया, इसी का उल्टा यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो मैंने पीछे लिखवा रखी है उसी को यहाँ पे छाप दो। ठीक है, एग्जाम्पल तीन पूछी थी, मैंने 4 लिखवा दी। चौथा एग्जाम्पल पूछ रहे थे, सॉलिड का एग्जाम्पल रबर बैंड या शुगर लिख दो, शुगर लिख लो। लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, और गैस का एग्जाम्पल तुम नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन गैस, या तुम और कोई सी गैस लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक फ्लूइड, यूनिक टू फ्लूइड्स। बोला फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, फ्लो करने के लिए फ्लूइड, फ्लूइडिटी किसके पास होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। केवल और केवल फ्लूइड की तरह कौन एक्ट करता है, गैसेस एक्ट करती है। ये सही पॉइंट है। हाँ, गैसेस बिहेव करती है फ्लूइडिटी का, लेकिन लिक्विड भी करता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गैसेस एंड सॉलिड, सॉलिड तो फ्लूइडिटी दिखाते ही नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस और लिक्विड, गैस और लिक्विड बिहेव करते हैं फ्लूइड की तरह, ये सही कह रहा है, तो ये आंसर सही जाएगा। ओनली लिक्विड्स, केवल लिक्विड्स फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं, नहीं ये भी गलत। गैस और लिक्विड दोनों बिहेव करते हैं
फ्लूइड की तरह, ठीक है। तो आंसर जाएगा गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। नेक्स्ट पे आओ। बोला फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा एंड वाला होगा, उसके उससे पीछे वाला कम, इंटरमीडिएट, और सबसे कम आगे वाला होगा, है ना। तो देख लो किसमें सबसे ज़्यादा है, एंड वाले में सबसे ज़्यादा, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वाले में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा होती है, सॉलिड में, तो एंड वाला सॉलिड होना चाहिए, बीच वाला लिक्विड और एंड वाला गैस होना चाहिए। देखो किसमें एंड वाला गैस और एंड, ये वाला गैस है और ये वाला सॉलिड है। देखो ये देखो इधर, ये सॉलिड, यहाँ पे गैस है, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, एंड वाला गलत है। यहाँ पे देखो ये क्या है, लिक्विड है, ये भी गलत, एंड वाला। यहाँ देखो एंड में क्या है, गैस है, ये भी गलत, ये आंसर बचा। ये देखो शुगर यहाँ सॉलिड, तो ये अपनी लिक्विड आई और एंड में गैस आई, तो ये आंसर चला जाएगा ठीक। जिसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, गैस में सबसे कम और फिर लिक्विड में इंटरमीडिएट, सबसे ज़्यादा शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आंसर क्या जाएगा, सी चला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा किस में कम होती है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो घटते हुए क्रम में लिखो, ठीक है। इसी का घटता हुआ क्रम कैसे हो जाएगा, जैसे ये सॉलिड में से ज़्यादा, फिर ये उससे कम तो लिक्विड में, और उससे भी कम गैस में। ये अपना घटता हुआ क्रम हो गया कि सबसे ज़्यादा था फिर और कम हुआ फिर और कम हुआ, ऐसे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। आगे आ जाओ। राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, भैया पीछे भी बता दिया, दोबारा बता देता हूँ, लिक्विड, सॉलिड, गैस, आगे पीछे लिख दो, कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ। व्हाट हैपन्स टू पार्टिकल्स व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर क्या क्या होता है पार्टिकल्स के संग सॉल्ट के, कि जब वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं या गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर के, उसमें जाकर के सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, जिस वजह से सॉल्ट क्या हो जाता है, डिसअपियर होता है, दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो particles of salt, particles of salt disappear, disappear, disappear मतलब मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, disappear, जाओ मैं स्पेलिंग ठीक कर ले, disappear, ए पी है, ए पीयर, disappear after आफ्टर सम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग, जब मैं थोड़ी देर बाद ही, जब मैं डिसॉल्व करता हूँ उसके थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग, सम टाइम ऑफ, ये सम टाइम, यार क्या कितनी गलती होती है ना मेरे से, सम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग, सम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग बोल रहा है, जब हम सॉल्ट मिलाते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्ट के, वो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, जब हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्विंग, आफ्टर सम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग, बिकॉज ये कोफ, क्या हो रहा है ये, बिकॉज particles of salt, particles of salt take place, take place in space of, space of particles, ये पी है, ठीक है, पार्टिकल्स, स्पेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। जो स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स के, उसके अंदर जाकर के वो बैठ गए, जिस वजह से वो सॉल्ट के वो पार्टिकल्स जो हैं डिसअपियर हो गए। क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बोला मैटर को क्लासीफाई करो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, फिजिकल मतलब उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हो गया क्लासीफाई। नेक्स्ट, नेम थ्री स्टेट ऑफ मैटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एंड स्टेट थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच। ये भी पीछे हम क्वेश्चन करके आए, वही सेम टू सेम है, सेम एज प्रीवियस, ठीक है। आगे आ जाओ। आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, डन हो गए हैं, हो गए हैं। कितने क्वेश्चंस थे, 6 7, ये अपना 8, और ये 9 तो रिपीट हो गया, ठीक है।
तो 9 क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में करे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा था उसी के बेस पे हमने ये 9 क्वेश्चंस करे। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हैं अपने लेक्चर की साइड चलते हैं, हमको आज के लेक्चर में क्या क्या करना है। आ जाओ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत मेजर वाला पार्ट इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा सकते हैं और लिक्विड से गैस में कैसे कैसे जा सकते हैं। इस मेजर पार्ट को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन, सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा ये पूरे लेक्चर स्मूथली चलेगा, ठीक है। कि ये टर्म्स को अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो तुम्हारा ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। समझो, देखो, आओ पहले एक स्लाइड ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमने स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के पढ़े, मैटर 3 टाइप के पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने टाइप के पढ़े, 3 टाइप के पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब सॉलिड देखो, सॉलिड है, सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड में जाना है, जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, अपना लिक्विड है ना। और सॉलिड क्या है वाटर के अंदर, आइस। तो मैंने क्या करा, आइस है जैसे सॉलिड, आइस जो है सॉलिड है, आइस माने बर्फ, ठीक है। तो बर्फ क्या है, सॉलिड है। अगर मुझे उसको पानी में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट करना है, जैसे ये वाटर है ना, तो ये वाटर है। तो आइस को जो सॉलिड है उसको मुझे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको हीट करूँगा या गर्म करूँगा, उसको जैसे गर्म करने रख दे, तो आइस जो है पिघल करके किस में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। मतलब आइस क्या हो रही है यहाँ पे, मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है, मेल्ट। तो आइस किस में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी, मेल्ट हो गए, ठीक है। तो मेल्ट क्या होती है, आइस होती है। मतलब सॉलिड क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सॉलिड क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। वहीं अब लिक्विड आ गया, सॉलिड को क्या करा मैंने, मेल्ट कर लिया, टेम्परेचर देके, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, मतलब उसको मैंने हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज करा। टेम्परेचर क्या था, कम था। टेम्परेचर कम मतलब जैसे फ्रिज के अंदर जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या -1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस का होता है। माइनस में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो देखो यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, माइनस में टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंडा, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड। अगर माइनस में मतलब कोल्ड है, ठंडा है, तो माइनस में जितना होगा उतनी ज़्यादा बर्फ होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ये पॉजिटिव पे है, वो नेगेटिव के थे, इसको मैंने पॉजिटिव कर 3 4 5 6 कैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया, जैसे मैंने उसको हीट दी। जैसे ही मैंने आइस को क्या दी, हीट दी, टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और आइस जो है मेल्ट हो गई, पिघल के क्या हो गई, लिक्विड हो गई। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया लिक्विड का, मतलब अब नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, जिसको हम कहते हैं वाटर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि मैंने क्या करा, आइस थी, ये आइस थी, आइस जो थी सॉलिड में थी, मैंने इसको मेल्ट करा। सॉलिड जो होते हैं मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो मेल्ट हुआ, सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया। कब, जब मैंने इसको हीट दी, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने पे क्या हुआ, जो आइस थी मेल्ट होकर के किस में चली गई, वाटर में चली गई, ठीक है। अब मैं वाटर को जब फर्दर क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और जब वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वाटर क्या करता है, जब वाटर को हम जब वाटर मतलब पानी को जब हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं, मतलब उसको वो देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या करता है, पानी उबलता है, पहले उबलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वाटर जो है क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक है। ये मेन चीज तुम्हें याद रखनी है कि क्या, आइस जो है क्या होती है, मेल्ट होती है, और वाटर जो है बॉईल होता है। आइस जो है मेल्ट हो रही है, मतलब
सॉलिड जो है मेल्ट हो रहा है, सॉलिड जो होता है मेल्ट होता है, तो सॉलिड को क्या करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, और जो लिक्विड है उसको क्या करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है। ये मेन चीज़ यहाँ से हमने सीखी, क्या जो सॉलिड है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है, MELTS मेल्ट्स, और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड बॉइल्स, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, तुम्हें ये मेन चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब देखो तुमको एक और चीज़ दिख रही होगी, तो सॉलिड भी, वाटर जो है सॉलिड में भी मिल रहा है, लिक्विड में भी मिल रहा है, और गैस में भी मिल रहा है, कौन, वाटर। तो वाटर जो है तीनों स्टेट्स में मिलता है। तो यहाँ पे लिखो इस पॉइंट को कि वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एग्जिस्ट इन थ्री, ये गलत क्यों लिख दिया मैंने, एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या लिखोगे, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, और क्या हो गया, गैस हो गया, गैस, ठीक है। ये अपना सॉलिड लिक्विड गैस में मिल जाता है। दूसरा, दूसरा क्या पॉइंट लिखे इसमें, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, कि जो हमारी आइज होती है वो मेल्ट हो जाती है किसमें, वाटर में। तो आइज मेल्ट्स इनटू, मेल्ट्स इनटू मेल्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या होता है, आइस जो है कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जब मैं फर्दर उसको हीट करूंगा तो वाटर भी बॉईल होकर के किस में चला जाएगा, गैस के पार्टिकल्स में वाटर इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वे वाटर ऑन, ऑन हीटिंग, एंड एंड ऑन फर्दर, एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स जिसको हम क्या कहते हैं, गैस, ठीक है। क्या पढ़ा हमने इसमें, देखो कि वाटर जो है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी। आइस जो है मेल्ट होकर के किस में चली जाती है, लिक्विड में चली जाती है, और जब मैं उसको फर्दर हीट करूंगा तो वो क्या जाएगी, कन्वर्ट होकर के किस में चली जाएगी, वाटर वेपर्स में चली जाएगी। आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर एंड ऑन हीटिंग इट बॉइल्स एंड कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। वाटर जो है, आइस जो है मेल्ट हो रही है, और वाटर जो है बॉइल होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ कि मैं स्टेट, फिजिकल स्टेट जो है मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ किसी भी मैटर की, फिजिकल स्टेट भैया, फिजिकल स्टेट मतलब जैसे कि ये क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से किस में गया मैं, लिक्विड में। जो मेरे आईज था वो क्या था, सॉलिड था, मतलब उसकी अपीयरेंस देखने में वो कैसा लग रहा था, सॉलिड लग रहा था, और था भी वो क्या, सॉलिड। लेकिन जब मैंने उसको हीट करा तो मैंने क्या करा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर दिया, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करा मतलब जो पहले सॉलिड लग रहा था, एकदम ठोस लग रहा था, मैंने उसको हीट दे करके क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया, लिक्विड स्टेट में कर दिया। तो उसका फिजिकल स्टेट अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो फिजिकल स्टेट को चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं वो बोल रहा है, ठीक है। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन टू वेज। जो फिजिकल स्टेट है उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर देके, जैसे हम पीछे भी दे करके आ रहे थे, वो कैसे दे करके आ रहे थे, टेम्परेचर दे के आ रहे थे। वेट अ सेकंड, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ। तो पहले हमने पीछे क्या करा, जब हमने आइस को किस में कन्वर्ट करा था, वाटर में कन्वर्ट करा था, तो किसके थ्रू करा था, हीट के थ्रू करा था। तो यहाँ पे लिख लेंगे हीट, पहला हम किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, हीट के थ्रू। दूसरा प्रेशर देके, दूसरा किसके थ्रू, प्रेशर देके, प्रेशर किसके थ्रू, प्रेशर। पहला हम टेम्परेचर, हीट को ही क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर दे करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम प्रेशर दे करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर देकर चेंज करते हैं तो इसमें तीन चार पॉइंट आएंगे, टॉपिक आएंगे, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। और क्या आएगा इसी के अंदर अपना, लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन, ये कॉमा का मतलब है इसी को सेम को तुम्हें नीचे उतार लेना है, ठीक है। और इसी में आएगा अपना एक सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर फ्यूजन, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर वेपराइजेशन, ठीक है। तो मैं अगर मैं फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहता हूँ किसी भी मैटर की, तो क्या करूंगा, उसको क्या दूंगा, टेम्परेचर दूंगा। टेम्परेचर देके मतलब टेम्परेचर देके मैं उसको उसको चेंज कर सकता हूँ, सॉलिड से लिक्विड में ला सकता हूँ, लिक्विड से सॉलिड में भी ला सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। तो पहला क्या पढ़ना है हमको, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आओ पढ़ते हैं। पहले तो ये बताओ कि मेल्ट कौन होगा, वाटर होगा या सॉलिड होगा। भैया मेल्ट, मेल्ट माने पिघलना, तो पिघलेगा तो भैया वाटर तो नहीं पिघलेगा, वो तो लिक्विड है, तो भैया सॉलिड पिघलेगा, तो मतलब आइस। तो मतलब आइस का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। आइस भाई, आइस जिस टेम्परेचर पे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, उसको क्या बोल देंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। जैसे ये आइस है, आइस, आइस, आइस को क्या कर रहा हूं मैं, मेल्ट कर रहा हूँ। मेल्ट, मेल्ट मतलब कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू वाटर। वाटर में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ वाटर में, ठीक है। तो आइस को मैंने क्या करा, आइस को कन्वर्ट करा किस में, वाटर में। तो ये क्या करा, आइस जब कन्वर्ट हो रही है वाटर में, तो ये क्या क्या हो रहा है, उसका मेल्ट हो रहा है। आइस जो हो रही है मेल्ट हो रही है, ठीक है। सॉलिड जो है जब लिक्विड में जाता है तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो सॉलिड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ये मैंने पीछे भी बताया था, दोबारा बता दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, क्या, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे जो वाटर है, जो आइस है, आइस जो है, आइस मतलब जो वाटर से बनी हुई है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है आइस, आइस जो है सॉलिड है। ये कब वाटर में कन्वर्ट होगी, एट, वाटर में आइस जो है वाटर पे कब कन्वर्ट होती है, कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। डिग्री सेल्सियस क्या है, ये टेम्परेचर की यूनिट है कि कितने टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में, है ना। ऐसे ही वेट को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, है ना। और हम ऐसी अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से नापते हैं ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को किस में नापते हैं, टेम्परेचर को किस में नापते हैं, केल्विन में, केल्विन। और किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, इसको लिखते हैं सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस में नापते हैं। अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। अभी हम करना ये भी सीखेंगे टेम्परेचर को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं केल्विन में, सेल कि कैसे हम केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आइस जो है कितने टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होती है, तो लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे जो है आइस मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, एट विच सॉलिड, क्या लिखेंगे, सॉलिड जो है मेल्ट होता है। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, सॉलिड, वेट अ सेकेंड, सॉलिड melts into, melts into किसमें, सॉलिड किसमें मेल्ट होगा, लिक्विड में, melts into liquid called as, called as its मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है सॉलिड, उसको इसका उसको उसका क्या कह देंगे, मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग, कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि सॉलिड जो अपना वाटर, जो अपनी आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड, सॉरी यार सॉलिड क्यों लिख रहे हैं, आइस लिखेंगे ना, ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डिग्री का साइन है, ऊपर डिग्री लगानी है ऐसे और फिर सेल्सियस लिखना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में एक पॉइंट आता है, इसी का फर्दर आगे जाकर के एक टॉपिक बनता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बनता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या, दोबारा बोलो,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट का ही दूसरा वर्जन समझो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें तो हम स्पेसिफिकली बस ये बोल रहे थे कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है मेल्ट होकर के लिक्विड में चला जाता है उसको क्या कह देते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना है हमें, ये लिखना है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कि 1 किलोग्राम सॉलिड, कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉलिड है मेरे पास, जैसे मेरे पास ये समझो, ये लो, मान लो, ठीक है, ये 1 किलोग्राम सॉलिड है, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, जितना टेम्परेचर चाहिए होगा उसी को उसका क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देंगे। ठीक है, लिखेंगे द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू मेल्ट कितना, तो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, की लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड is called is called its is called its latent heat of फ्यूजन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें हमको सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। फ्यूजन क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में कितनी हीट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देंगे। ठीक है, ये आई तो होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितना टेम्परेचर चाहिए सॉलिड को मेल्ट करने के लिए लिक्विड में, उसको क्या कह देंगे, मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी आइस है वो किसमें, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है। भैया यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दे रहे बेटा, ये थोड़ा तुम्हारा मिसकंसेप्शन है, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं मिसकंसेप्शन को, कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है। लेट सपोज ये हमारा फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, 0 से भी कम होता है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है, मतलब नाइन्थ में, एट्थ में, छोटी क्लास में पढ़ के आओगे, छोटी जीरो से भी छोटी डिजिट कितनी होती है, -1, -2, -3, -4, ऐसे में टेम्परेचर होता है। जितना माइनस में टेम्परेचर होगा अंदर, ठीक है, उतना ज्यादा ठंडा होगा, उतना ज्यादा कोल्ड होगा और उतना ज्यादा सॉलिड होगा सब्सटेंस। ठीक है, तो सुना होगा तुमने कि आज कश्मीर में इतना डिग्री माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में मतलब कि बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो माइनस में है टेम्परेचर, अब माइनस में है तो मैं उसको बाहर निकालूंगा। अब कोई वाटर का मॉलिक्यूल, जब मैंने ठंड फ्रिज के अंदर जो आइस क्यूब्स जमाई वो कितने थी, माइनस में थी, -4 डिग्री सेल्सियस था उसका, जब मैंने उसको बाहर निकाली, ये जो मेरी आइस है इसका टेम्परेचर कितना था, -4 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने इसको हीट दी, हीट देने पे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर हम मेरे को कितने पे लाना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। जब हीट देंगे तो ये टेम्परेचर अब कम होगा, मतलब -4 से किस में जाएगा, -4 से -3 में जाएगा, फिर -2 में, फिर -1 में, फिर 0 पे आएगा। ये जब ऐसे जाएगा, ये कम हो रहा है टेम्परेचर, बढ़ रहा है टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, -4 से -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, जैसे ये टेम्परेचर, अभी -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, -3 होगा, फिर -2, फिर -1, फिर -1 से किस में जाएगा, 0। और जैसे ही ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ आइस का, ये आइस जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी क्या, हमारी आइस। ठीक है, आओ इसे ही ग्राफ की मेथड से समझते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे समझा। ठीक है, इसी को आप किससे समझते हैं, ग्राफ के मेथड से समझते हैं। लेट सपोज देखो, ये मैंने ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का।
ठीक है, देखो ये ग्राफ है, इधर जो हमने दे रखे है इस एरो में, ये क्या है अपना टेम्परेचर है इधर, और इधर अपना क्या है टाइम है। ठीक है, ये इधर टाइम है और इधर क्या है टेम्परेचर। अब देखो मैंने कोई यहाँ पे क्या ली, एक आइस ली। आइस को मैंने किससे निकाला, फ्रिज से निकाला। ठीक है, आइस मेरे को अच्छी से बनानी नहीं आती, मैं क्या करूँ भाई। ठीक है, ये ऐसी है जैसे मैंने बना दी है ये। आइस मैंने निकाली किससे, फ्रिज से मैंने आइस को निकाला। अब जैसे मैंने आइस को फ्रिज से निकाला, उसका टेम्परेचर मेरे को पता चला कितना है, मैंने उसको किससे चेक करा, थर्मामीटर से चेक करा। ये थर्मामीटर से मैंने इसको ऐसे चेक किया, ये मैंने इसको थर्मामीटर से चेक करा कि कितना टेम्परेचर इसमें है, इसका टेम्परेचर कितना है। मैंने उसको थर्मामीटर, जैसे ऐसे ही थर्मामीटर होता है लंबा सा, उसको मैंने ऐसे, ये बर्फ है, मैंने इसको ऐसे ऐसे चेक करा तो उसमें दिखाया कि कितना टेम्परेचर है, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। तो मेरे को पता चला कि आइस का टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड है एकदम, आइस है। ठीक है, तो -4 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, मतलब अभी आइस का टेम्परेचर यहाँ है। टेम्परेचर वाली लाइन ये है, तो देख लो इधर मैंने मार्क करा, ये टेम्परेचर इधर है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने क्या करा, आइस को उठाया और इसको क्या करने लगा, मैं हीट करने लगा। ठीक है, क्या करने लगा, हीट। जैसे मैंने इसको यहाँ से हीट देने लगा, ऐसे मैंने यहाँ से क्या दी, इसे हीट दी, हीट क्या दी, हीट। आइस को मैंने क्या दी, हीट। अब क्या होगा, जैसे मैं उसको हीट दूंगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आइस का टेम्परेचर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, मतलब -3 से, -4 से -3, -2, -1, ऐसे ऐसे बढ़ने लग गया। ठीक है, देखो ऐसे ग्राफ पे बना के देखते हैं। देखो अब -4 से क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब -4 से ऐसे इंक्रीज होता हुआ कितना जा रहा है, -4 से इंक्रीज हो रहा है, -3 गया, फिर -2 गया, फिर -1 गया, है ना। और फिर धीरे धीरे जाकर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये ऐसे यहाँ पे जाकर के कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, जैसे -4 गया, फिर -3 गया, फिर -2 गया, फिर -1, और फिर कितना हो गया, 0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, मैंने चेक करा, -4, -3, -2, -1, ऐसे जाते जाते कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस होते ही क्या होगा इसमें, ठीक है, अब देखते रहना इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस होते ही अब इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो आइस जो थी, हमने पता है क्या होता है, आइस जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आइस जो थी उसका टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होगा, ये आइस जो है हमारी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, पिघलेगी, ऐसे पिघलेगी। अब आइस जब तक पूरी पिघल के वाटर नहीं बन जाती, आइस पिघल के जब तक वाटर नहीं बन जाती, जब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, आइस है, आइस पूरी की पूरी जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगी। अब मेरी, जैसे मैंने निकाला फ्रिज में से, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैंने उसको हीट करा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, -4 से -3 गया, 2 गया, 1 गया, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस होते ही क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा क्या नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता आइस। आइस पूरा का पूरा जब तक मेल्ट नहीं हो जाता, आइस से वो वाटर नहीं बन जाता, जब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बल्कि मैं उसको हीट दे जा रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ जब भी उसका टेम्परेचर लेकिन बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसका सारा का सारा आइस जो है वो वाटर बनने में लग रहा है। आइस, क्वेश्चन यही आता है कि भैया कि जो है टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा। अब टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसको हीट फर्दर दे जा रहा हूँ, दे जा रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर जब भी नहीं बढ़ रहा। तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आइस जो है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आइस के जो पार्टिकल्स है उनका, उनके अंदर क्या है, गैप बिल्कुल भी नहीं है। आइस क्या है, सॉलिड है। तो इन दोनों के, आइस के पार्टिकल्स है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में सारी एनर्जी लग रही है, सारी हीट कहाँ लग रही है, इनके बॉन्ड को तोड़ने में लगी हुई। जैसे ये सपोज ये बॉन्ड है, रुक जाओ, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये आइस के बॉन्ड है। क्योंकि आइस के बॉन्ड कैसे होते हैं, आइस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम चिपके चिपके होते हैं, मतलब सॉलिड है क्योंकि। तो साइड सॉलिड के पार्टिकल्स खोलना लग पड़ेगा जब जाके वो लिक्विड बनेंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप हो जाए लिक्विड वालों में। तो लिक्विड बनाने के लिए इन गैप, इसके सॉलिड वालों के जो बीच में ये गैप बिल्कुल भरा भरा पड़ा है, एकदम अटैच हो रखे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो अब हीट सारी की सारी कहाँ लग रही है, इस गैप को हटाने के लिए लग रही है, ये गैप हट जाए। ये गैप नहीं है यहाँ पे, गैप बनाने के लिए लग रही है हीट, कि यहाँ से ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाए। ये जो पार्टिकल्स का ये सॉलिड वाला पार्टिकल्स है, यहाँ से ब्रेक हो करके कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, या दोनों अलग अलग हो जाए ऐसे। तो ये सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, इन दोनों को पार्टिकल्स को अलग करने में जा रही है सॉलिड के। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा, कहाँ गया हमारा, था ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आया, सारे की सारी हीट किस में जा रही थी, किस में जा रही थी, हीट सारी की सारी
आइस को वाटर में बनाने के लिए जा रही थी, आइस के पार्टिकल्स जो है उनको ब्रेक डाउन करने में जा रही थी, उनको गैप लगाने के लिए जा रही थी, तो सारी एनर्जी उसमें जा रही थी, इसलिए उनका टेम्परेचर क्या है, बढ़ नहीं रहा था, इतने का इतना ही रहा। तो थोड़ी देर तक जब तक आइस पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हो रही उतने जब तक क्या है टेम्परेचर जीरो ही रहा, तो जीरो ही रहा, जीरो ही रहा, जीरो ही रहा, ऐसे जीरो ही रहा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस रहा। अब सारा का सारा टेम्परेचर यहाँ पहले सॉलिड था, सॉलिड से किस में चला गया, सारा का सारा जो सॉलिड था वो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिक्विड। पहले क्या था, रुक जाओ, ये देखो, यहाँ सॉलिड था, सॉलिड से ये हमारा लिक्विड में गया, सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, सॉलिड में, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। जैसे देखो यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। यहाँ देखो टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नीचे क्या है, ऊपर क्या है, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया, जो हमारा सॉलिड था वो उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। तो सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनने में सारी की सारी एनर्जी लग रही थी, सॉलिड से किस में बन गया, लिक्विड में। थोड़ी टाइम में क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में बन गया। जैसे ही वो लिक्विड में बढ़ा, अब लिक्विड बन गया। अब लिक्विड का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है लिक्विड का, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब पूरी की पूरी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे पूरी आइस जो है कन्वर्ट हो गई किस में, वाटर में। अब वाटर में कन्वर्ट हो गई, अब स्टार्ट होगा टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना अब फर्दर स्टार्ट होगा। जैसे ये फर्दर स्टार्ट हुआ टेम्परेचर बढ़ना, ये टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ता रहा लिक्विड से। और जैसे ही टेम्परेचर कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस आया, ये लिक्विड का लिक्विड कितने पे बॉईल होती है, वाटर कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो वहां पे फिर से वो क्या करने लग गई, टेम्परेचर बढ़ना फिर से बंद हो गया। तो यहाँ पे बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना फिर से बंद हो गया। यहाँ पे क्या था, लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ना बंद हो गया, ये रहा। यहाँ पे लिक्विड से जैसे जैसे ही लिक्विड बना, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया, टेम्परेचर बढ़ना फिर बंद हो गया। फिर वैसे ही हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन टेम्परेचर उतने का उतना ही है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हुआ, लिक्विड से जैसी गैस बनी, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा लेकिन उतना ही कांस्टेंट है लिक्विड पे। जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे लिक्विड बना, वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है। अब जैसे लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा जब तक वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। लिक्विड, लिक्विड जो है हमारा, अब जब तक गैस के वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस लेगा। अब तो टेम्परेचर, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह गया, मतलब बढ़ ही नहीं रहा, इतने का इतना ही है। देखो टेम्परेचर उतने का उतना ही है यहाँ पे, लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है, देखो टाइम बढ़े जा रहा है, 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ता जा रहा है। और फिर जैसे सारा का सारे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर से टेम्परेचर क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे। तो ग्राफ कैसे जा रहा है देखो, ऐसे 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 जा रहा है ग्राफ। अब इसी को एकदम साफ क्लीन ग्राफ में तुमको बना के दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये हमारा, एक तो मेरी सीधी लाइन नहीं खिंचती यार, है नहीं, ये मेरी सीधी लाइन है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे अपना क्या था, टाइम, और यहाँ क्या था अपना, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या था, गैस, वो सॉलिड, सॉलिड से यहाँ पे ये किस पे गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे गया। यहाँ पे क्या था अपना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे क्या है, ये बंद क्या हो गया था, बंद हो गया था बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैस, सॉलिड के पार्टिकल्स किस में बदल रहे थे, गैस में बदल रहे थे, तो ये सीधा सीधा ऐसे गया, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड के पार्टिकल्स किस में बदल गए, लिक्विड में बदल गए। यहाँ सॉलिड थी, सॉलिड किस में बदली, लिक्विड में, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से लिक्विड जो है, जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे पार्टिकल्स, वैसे ही क्या टेम्परेचर बढ़ना फिर स्टार्ट हो गया, ये ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर लिक्विड जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, यहाँ पे ये लिक्विड है, कितने डिग्री सेल्सियस पे आया यहाँ पे, ये अपने जैसे यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस पे आया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, टेम्परेचर फिर बढ़ना बंद हो गया, फिर से बढ़ना बंद हो गया। अब फिर से ऐसे ही टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ऐसे हो गया, ठीक है। और जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल फिर गैस में बदले,
लिक्विड के पार्टिकल सारे जब लिक्विड के पार्टिकल्स भी फिर जैसे ही गैस में बदले क्या हो गया, टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया फिर से। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्या है, अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देते हैं। वो भी क्या करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सारी की सारी एनर्जी हीट जो है किसमें लगाने लगते हैं, गैस के पार्टिकल्स बनाने में लगाने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है। ठीक है, फिर जैसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स बन जाते हैं, बन जाते हैं गैस में, तो उनको अब हीट एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, तो गैस जो है फिर यहाँ से फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, ग्राफ बना लेना। ठीक है, टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पे सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड हुआ। ठीक है, फिर सॉलिड लिक्विड से लिक्विड गया, टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे, फिर लिक्विड से किस में गया, ये गैस में गया। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बना। ठीक है, अब इस ग्राफ को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वाले फ्यूजन में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि जब मेल्टिंग हो रही होती है तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज 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 लिखो या राइज भी लिख सकते हो। ठीक है, इवन दो इवन दो इवन दो हीट इज बीइंग इज बीइंग क्या है, सप्लाइड। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेल्टिंग के टाइम पे क्या है, टेम्परेचर जो होता है आइस का वो कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि लेकिन हीट जो है वह देते जा रहे हैं, हीट इज बीइंग सप्लाइड, हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बिकॉज ऑल एनर्जी is using in breaking bonds breaking bonds of ice to convert it into liquid। सारी एनर्जी किस में जा रही है, उसको लिक्विड बनाने में जा रही है, आइस को कन्वर्ट करने में जा रही है, किसमें, लिक्विड में। तो ऑल एनर्जी इज यूजिंग इन ब्रेकिंग या इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग लिख दो इसे, यहाँ से हटा के इसे, ये बॉन्ड तुम्हें समझ नहीं आएगा इसलिए इसको यहाँ से हटाओ, कन्वर्टिंग लिख दो, इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग, ये यहाँ से हटा देते हैं। ऑल एनर्जी इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग किसमें, इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग आइस इन लिक्विड। सारी एनर्जी किस में जा रही है, अभी आइस को लिक्विड में बनाने में जा रही है, इस वजह से जो है टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इस पॉइंट को, यहाँ से एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं अपनी एक, कहाँ गया हमारा पॉइंट, ये रहा। ठीक है, आओ यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं। अब ये जो सारी एनर्जी यूज हो रही है किसको, आइस से किस में जाने में, लिक्विड में जाने के लिए, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सारा किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, ये इज यूजिंग इन कन्वर्टिंग आइस इन लिक्विड, ये किसकी वजह से हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये ऑल एनर्जी इज यूजिंग ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट इंक्रीज। जो जब मेल्टिंग हो रही होती है आइस की तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, हालांकि हम उसमें टेम्परेचर देते जा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी आ रही है किस में जा रही है, उसको कन्वर्ट करने में जा रही है आइस को लिक्विड में, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखेंगे द, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 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 द, लेटेंट हीट
The latent heat of fusion is used used up to overcome the overcome the force of attraction used to overcome the force of attraction between liquids, between ice, force of attraction to be between ice particles. बोल रहा है जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन वहां पे काम क्या कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल, आइस पार्टिकल, मतलब वो कर क्या रहा है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये वाले, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको लूज कर रहा है, इनको हटा रहा है, इनको कम कर रहा है, ओवरकम कर रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से क्या है, टेम्परेचर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, ये क्या करने लगता है, टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड सॉलिड्स के बीच में उनको कम करने की कोशिश करता है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। तो जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया जैसे ये वाला, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे क्या वर्क करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन एक्ट करा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करा। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कौन काम करा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करा। ऐसे लिक्विड से गैस में जाने के लिए कौन काम करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन काम करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके लिए यूज होता है, बॉइलिंग वाले पॉइंट के लिए, मेल्टिंग वाले के लिए फ्यूजन और बॉइलिंग वाले के लिए वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे कौन एक्ट करा, वेपराइजेशन एक्ट करा। ठीक है, तो वेपराइजेशन की वजह से क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स किस में गए, लिक्विड में गए। ठीक है, इस वाले डायग्राम को यहां से मिटा देता हूं। आ जाओ आगे करते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस लिखना इसको भी, एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज more than more than सॉलिड पार्टिकल्स। क्या कह रहा है ये पॉइंट, लिख लो इसको पहले। ठीक है, बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स। बोला 0 डिग्री, अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आया वहां पे क्या हो रहा है, जो आइस है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सॉलिड के पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम है और जो कन्वर्ट होके अभी आए हैं जो अभी कन्वर्ट होके आए हैं उनके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो बोला एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज मच मोर देन द सॉलिड पार्टिकल्स। जो अभी अभी कन्वर्ट होके आए उनके पास एनर्जी ज्यादा है, किसके मुताबिक, सॉलिड के मुताबिक। सॉलिड तो अभी उनके तो बॉन्ड सारे ब्रेक होते जा रहे हैं और लिक्विड में जा रहे हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स से इसी वजह से क्या एक तरह से ताकतवर होते जा रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो है लिक्विड पार्टिकल्स की ताकत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दी सॉलिड पार्टिकल, मच मोर देन सॉलिड पार्टिकल्स। ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट भी, और इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट थे सारे मैंने बता दिए। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा और ये ग्राफ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या है, तुमको बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का होगा बेसिकली, ये तो बात क्लियर। किसका होगा, वाटर का। तो इसमें क्या लिख देंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को बॉईल करने में, उसको क्या कह देंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। कि कितना टेम्परेचर एट विच लिखेंगे, इसमें जो हमने उसमें लिखा था मेल्टिंग पॉइंट में वही यहाँ पे लिखना है, लेकिन बॉइलिंग लगा देना। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के वहां आ रहा था क्योंकि वहां मेल्ट हो रहा था। तो मेल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हम लिखा था कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेल्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे यहां लिखेंगे कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड इट्स
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच at which liquid particles liquid particles liquid particles convert into किस में कन्वर्ट होंगे? गैस में। तो कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड इट्स, क्या कह देंगे उसको? कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको उसका क्या कह देंगे? बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने टेम्परेचर पे वो बॉइल करता है, उबलता कितने टेम्परेचर पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो क्या जवाब दोगे? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, समझे? है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर जितना, कितना टेम्परेचर की चाहिए लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए या गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या कह देंगे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए कह देंगे, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे जो है सॉलिड लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए 1 किलो लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए? किसमें? गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वहां पे क्या आता है? हीट फ्यूजन वाले में अभी पीछे जो पढ़ के आए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि कितना टेम्परेचर चाहिए सॉलिड, 1 किलो सॉलिड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? लिक्विड में। उसको क्या कहते थे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते थे। ऐसे यहाँ पे चाहिए कि कितना टेम्परेचर चाहिए 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें। वहां पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना था, यहाँ लिक्विड से गैस में चेंज करना है। तो कितना टेम्परेचर चाहिए लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो, ठीक है। यहाँ 1 किलो आ जाता है स्पेसिफिकली, इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड required to convert 1 kilogram 1 kilogram of liquid into vapors called its latent heat of वेपराइजेशन। क्या कह देंगे उसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हुआ है कि नहीं है? आगे पढ़े, इसी में आगे लिखते हैं। अच्छा जो हमने ऊपर ग्राफ पढ़ा था ये वाला, इसमें भी क्या हो रहा था? लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहे थे, तो वो क्या हो गया था? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। और यहाँ पे क्या है? फिर से वही लिक्विड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और कम करने के लिए कौन आया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आया। और ने क्या करा? लिक्विड के पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको बिल्कुल ही हटा दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? गैस में, ठीक है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ने एक्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर जो है एकदम से कांस्टेंट हो गया था कुछ देर के लिए, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। लिखो इसे। ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज। क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि वो किस में जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए चला जाता है जो है। ऑल दो या ऑल दो लिखो, हाँ। ऑल दो या इवन दो even though temperature is being supplied temperature is being supplied temperature is being supplied
वैसे हालांकि टेम्परेचर दिया जा रहा है लेकिन जब भी वो इंक्रीज नहीं हो रहा। इट इज ड्यू टू इट इज इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हो रहा है। ये कर क्या रहा है? उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज कर रहा है। ठीक है, लिख लेंगे इसको। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन is used to is used to overcome force of attraction between particles to overcome is used to overcome force of attraction table T attraction between particles between किसके particles? between liquid particles। ठीक है, तो between liquid पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या कर रहा है? उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। फिर लिक्विड में के अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसको भी खत्म कर देगा। और जैसे बिल्कुल खत्म कर देगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म, तो किस में चेंज हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होने की वजह से क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये काम करता है क्या? कि लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने का हेल्प करता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने पॉइंट। यहाँ पे वेपर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी खत्म हो गया अपना। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी खत्म हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने? देखो, बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन दोनों पढ़ लिया। अब अपना आता है सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन। अपना क्या पढ़ेंगे? सब्लिमेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुमको नहीं समझ आया लेक्चर तो प्लीज इसको थोड़ा दोबारा रिवाइंड करके रिवर्स करके दोबारा देखो, शायद तुम्हें जल्दी समझ आ जाए। और नहीं भी आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा, तो पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो तो समझने की, समझ में आ जाएगा, है ना। आ जाओ, सब्लिमेशन करते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, आओ, क्या करना है? सब्लिमेशन। आ जाओ, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन जी, आ जाइए। तो सब्लिमेशन करते हैं अपना। वेट अ सेकेंड। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया है, उसको लिखो यहाँ पे। वो वाला कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स एनर्जी ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा लेना, एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच इज मच हायर देन इज मच हायर द देन द लिक्विड। बोला वाटर वेपर्स की जो है एनर्जी ज्यादा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे एज कम्पेयर टू दी लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में अब जैसे लिक्विड में, अब लिक्विड भी जो क्या कर रहा है? कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। तो गैस की पार्टिकल्स अभी ताजा ताजा बन के आ रहे हैं, तो उनके पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इनके पास ज्यादा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है और लिक्विड्स के पास कम एनर्जी होती है, क्योंकि लिक्विड्स को टूट ही रहे हैं, टूट टूट के ही तो गैस में जा रहे हैं, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड के पार्टिकल्स खत्म होने लगते हैं, तो उसके पास एनर्जी जो है कम बची होती है। और वहीं पे जो गैस के पार्टिकल्स है वो नए नए बन रहे होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू दी लिक्विड पार्टिकल्स। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर्स की ज्यादा एनर्जी होती है लिक्विड के मुकाबले। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेना। फिर अपना आता है सब्लिमेशन। अभी हम देखो क्या करते हुए आ रहे हैं। एक वो ले लेते हैं अपना, इसको यहां से मिटो देते हैं, फिर यहाँ समझ लेंगे। ओहो, क्या हो रहा है ये? इसको यहाँ से मिटो देते हैं, ये मिटो दिया। ठीक है, और एक यहाँ पे समझते हैं। देखो, अभी हम क्या करते हुए आ रहे हैं? वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी हम क्या करते हुए आ रहे थे कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? लिक्विड में।
और लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे थे गैस में। अगर मुझे सॉलिड है कोई और मुझे उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करता कि पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता और फिर लिक्विड को हीट करके मैं गैस में कन्वर्ट करता। जैसे मेरे को आइस के मुझे क्या बनाने हैं, उसको गैस में कन्वर्ट करना, आइस को मेरे को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता, आइस को पहले जलाता फिर लिक्विड में कन्वर्ट करता, है ना, लिक्विड मतलब पानी में कन्वर्ट करता, फिर पानी को और जलाता तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकता कि मैं चाहूँ कि आइस जो है डायरेक्टली गैस बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि वो वैसे दिखती है तुम्हें, जो आइस जो है जो बाहर निकलती है तो उसमें से गैस पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि आइस के पार्टिकल्स को क्या करना है, मुझे वैसे गैस में कन्वर्ट करना पूरा का पूरा, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए कोई मेथड है या इसको कुछ कहते हैं कि क्या पता किसी और में हो जाते हो, कि सॉलिड के पार्टिकल्स डायरेक्ट गैस में चले जाते हो या गैस के पार्टिकल्स डायरेक्ट सॉलिड में बन जाते हो। तो क्या है, तो उसी मेथड को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, वेट अ सेकेंड। सॉलिड के पार्टिकल्स जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोल रहा हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड में जाए ही ना, सॉलिड था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाए, तो उसको क्या कह देंगे अपना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कह देंगे, सब्लिमेशन। क्या कह देंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कि किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स या सॉलिड का मैटर जो भी है, ठीक है, वो डायरेक्ट किस में चला जाए, गैस में चला जाए, बीच में लिक्विड वाली स्टेट में आए ही ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाए या गैस से डायरेक्ट किस में चला जाए, सॉलिड में चला जाए, तो उसको क्या कह देंगे, सब्लिमेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या चला जाएगा इसके अंदर अपना, कैम्फर। भैया कैम्फर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर। कैम्फर माने कपूर। क्या है, कपूर। कपूर, कपूर जो तुम घर में पूजा करते हो तो कपूर जलाते हो ना, कपूर। तो कपूर जब तुम जलाते हो, हीट देते हो उसको, भी तो हीट ही दे रहे हो जब जलाने लगते हो। वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में देखा तुमको उसको, तुमने उसको कन्वर्ट होते हुए नहीं ना, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कपूर क्या कर रही है, सब्लिमेशन कर रही है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसके अंदर, द चेंज ऑफ सॉलिड, द चेंज ऑफ सॉलिड, क्या लिखेंगे, द चेंज ऑफ सॉलिड, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू, सॉलिड डायरेक्टली इनटू, इनटू क्या, डायरेक्टली इनटू गैस, और गैस इनटू डायर को, डायरेक्टली इनटू गैस, इसके आगे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग एंड गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्या कह देंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, एग्जाम्पल अपना क्या बताया मैंने, कैम्फर। क्या है, कैम्फर। क्या, कैम्फर, एग्जाम्पल कैम्फर। और क्या चला जाएगा अपना, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी क्या करता है, उसके भी जब तुम सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करोगे तो वो भी किस में चले जाते हैं, डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, तो अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल दो बताए मैंने, कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, दोनों ही क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉलिड के पार्टिकल्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस में। लिक्विड वाली स्टेज ही नहीं आती इनमें। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। ठीक है, ये क्या है अपना सब्लिमेशन। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सब्लिमेशन क्या होता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका प्रेशर वाला या अपना टेम्परेचर वाला पार्ट क्या है, खत्म हो गया है। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, एक बार बता देता हूँ। अपना सब्लिमेशन जो है कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ रह गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। सब्लिमेशन अपना हो गया। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी इस लेक्चर में नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि ये इसी का एक फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का। सेकंड पार्ट रह रहा है बी पार्ट, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज, अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड और गैस में। इसमें एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, कि जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या जाता है, लिक्विड आ जाता है। और
जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो किस क्या आ जाता है, हीट करते हैं तो क्या आ जाता है, गैस आ जाता है। अगर मेरे को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, उसका उल्टा। ठीक है, कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा कर दें तो, गैस को ठंडा करते हैं तो वो किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, अब लिक्विड को ऐसे में ठंडा करता हूं तो क्या आ जाएगा, कूलिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। देखा है ना, पानी को जब तुम ठंडा करते हो तो किस में चला जाता है, सॉलिड में चला जाता है। ऐसे जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, तो ये बना लेना कि जब सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में जाएगा, और फर्दर हीट पे किस पे जाएगा, गैस में। ऐसे जब गैस को कूल करेंगे तो किस में जाएगा, लिक्विड में, और जब लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, ये बना लेना, और सब्लिमेशन ये लिख लेना। बाकी की इसको मैं डिटेल में दोबारा कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाऊंगा, वन शॉट में समझाऊंगा, मतलब एकदम रिवीजन, क्रिस्प रिवीजन में समझेंगे ना। स्टार्टिंग में जब आते हैं तो रिवीजन करने, जब हम रिवीजन करते हैं तो उसमें अच्छे से समझ आता है ना रिवीजन में, तो वैसे ही मैं इसको भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा तो मैं अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो भाई इसको दोबारा रिपीट जरूर देखना। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड लेक्चर था, मेरे को भी लगा और तुम्हें भी लग रहा होगा। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया होगा ये लेक्चर। आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं समझ आया दोबारा देखो है ना। तो इसके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 3 के। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गूगल मीट पे क्लास होगी, 9 to 12 किसी भी लेक्चर, किसी भी क्लास की हो जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते, सत श्री अकाल।